स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यूपी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न इस सेट का हमारे सामने है कि मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन की संज्ञा किसे प्राप्त थी? तो मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन की संज्ञा मोहम्मद गजनवी के प्राप्त थी। क्यों प्राप्त थी? कि उसने भारत में आक्रमण करने के बाद बड़ी मात्रा में हिंदू मूर्तियों को तोड़वाया था, तो इस वजह से महमूद गजनवी को बुद्ध सिकन की संज्ञा प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, चालीसा यानी चहलगामी के दल कौन थे? चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। चालीसा उसके 40 तुर्क सरदार होते थे जो योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभावान व्यक्तियों का एक गठन था, जो उस समय पे इल्तुतमिश के समय दिल्ली सल्तनत के समय शासन और प्रशासन में उनकी मदद करते थे। तो कौन थे? 40 सरदार तुर्क सरदार होते थे। अगला प्रश्न, एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसका सबसे प्रारंभिक वर्णन जो मिलता है वो सियासतनामा में मिलता है, जिसका सियासतनामा जिसके लेखक निजामुल मुल्क तूसी की किताब है ये सियासतनामा। ठीक, तो एकता व्यवस्था क्या होती है? एकता व्यवस्था एक हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास होता है जिसे सैनिक या असैनिक कार्यों के अधिकारी को उनकी सेवा के बदले दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से खानकाह किससे संबंधित है? खानकाह दरअसल सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र होता था कि जहां से वो जाकर के अपनी विचारधारा को वहां से फैलाते थे या लोगों से उसको बातचीत करते थे। ठीक, तो क्या था? खानकाह सूफी आश्रम कह सकते हैं या सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र था। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय से शंकर देव संबंधित थे? शंकर देव एकेश्वरवाद या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इनसे संबंधित एक तथ्य और ये असम के रहने वाले थे और असम यानी उस समय का अहोम के रहने वाले थे। इन्होंने अंकिया नामक एक नाट्य शैली का भी विकास किया था, यानी जिसको अंकिया नाट्य भी कहते हैं। ठीक, तो अंकिया नामक नाट्य शैली का भी नाटक शैली का भी इन्होंने एक विकास किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य हो जाता है जिसे हम आयोग के द्वारा फेवरेट है, पूछा जाता है कभी ना कभी। अगला प्रश्न जो है कि बाबर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पहला है, युद्ध में बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया। 100% सही बात है, क्योंकि खानवा के युद्ध में जब युद्ध जीतने के बाद युद्ध विजय का जो श्रेय उसने अपने तोपखाने को दिया था, तो इस वजह से बारूद और तोपखाने का व्यापक प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। दूसरा है, उसे अफगान का वंशज होने का गौरव प्राप्त था। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो बाबर को अफगान का वंशज होने का गौरव एकदम से प्राप्त नहीं था। अगला स्टेटमेंट है कि भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित की थी। हाँ, बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति के नाम से एक नई युद्ध पद्धति को प्रचलित किया था। अगला स्टेटमेंट जो है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली। तो ये बात भी एकदम सही है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। तो छठे प्रश्न में हमको क्या ढूंढना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन इसके बाबर के संदर्भ में गलत या असत्य है। तो उसमें से पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट कि उसे अफगान का वंशज होने का गौरव प्राप्त नहीं था। ठीक, अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके द्वारा मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान के बीच, यानी अफगान सरदार अफगान शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न, 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक, भारत में पुर्तगालियों के द्वारा कौन सी फसल लाई गई?
तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा मिर्च, तंबाकू, जहाज निर्माण प्रणाली, आलू और टमाटर की खेती, इन सब को लाया गया था। तो इसमें से क्या हमारे पास सही चला जाएगा, ऑप्शन ए यानी मिर्च पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रचलित कराया गया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के साथ किस मराठा ने सूरत की संधि की थी? तो अंग्रेजों के साथ रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की थी, क्योंकि उसने नारायण राव की हत्या कर दी थी और खुद को पेशवा बनवाने के लिए या पेशवा बनने की लालच में, लेकिन उसके बाद भी रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाया था। तो इस वजह से रुष्ट होकर या गुस्से से जाकर अंग्रेजों से मिल गया था, और अंग्रेजों से मिलने के बाद जब उनसे सूरत की संधि कर ली तो फिर अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य या मराठा प्रशासन में हस्तक्षेप करने का मौका मिला, जो आगे चलकर के मराठाओं की हार का एक बड़ा कारण बना। अगला प्रश्न कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का सबसे पहला शिकार सतारा राज्य हुआ था। सतारा राज्य लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया था। विलय नीति में उसने कई सारी चीजों को अपनाया था, जिसमें से जो प्रमुखता तौर पर था वो था व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति। ये क्या था कि अगर किसी भी शासक यानी देशी शासक के पास अगर कोई पैतृक वारिस यानी बायोलॉजिकल वारिस नहीं है तो उसकी राज्य कंपनी के अधीन चली जाती थी। और कारण यही था कि 1813 के आसपास जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो लॉर्ड डलहौजी को इस इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा गया था कि नए करों की प्राप्ति व नए क्षेत्रों की प्राप्ति का कोई भी अवसर ना छोड़ा जाए। और इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर उसने व्यक्तिगत नीति के माध्यम से लागू किया और भारत के मानचित्र को उसने इस हिसाब से इस सिद्धांत से पलट दिया जो शायद सैनिक मानसिकता के साथ संभव नहीं हो पाता, यानी लड़ाई के माध्यम से वो संभव नहीं हो पाता। तो सतारा पहला राज्य था जो उसके विलय नीति का शिकार बना था। ठीक, अगला प्रश्न है कि 1793 में बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत जमींदार को भूस्वामी मानकर भूमि का पट्टा दिया गया और जमींदार और ब्रिटिश का जो रेशियो तय हुआ था वो 10/11 हिस्सा ब्रिटिश को मिलना था भू राजस्व का और 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलना था। और यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के यानी उस समय तक कॉर्नवालिस के समय तक जितना ब्रिटिश के अंतर्गत भारत था उसके 19% भूभाग पर लागू थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीजन, ये सारे क्षेत्र शामिल थे। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कारण तो बहुत सारे थे, चाहे वो सामाजिक कारण हो यानी भारतीय संस्कृति को निम्न बताना या भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप करना, साथ ही साथ भू राजस्व की नीति के माध्यम से हो रहा लोगों का शोषण था, या हस्तशिल्पों के पतन यानी विऔद्योगीकरण के माध्यम से जब शिल्पकार बेरोजगार हुए। आखिर जो सैनिक काम कर रहा था ब्रिटिश सेना में वो कहीं ना कहीं किसान परिवार से ही संबंधित था। तो जो आर्थिक नीतियों के माध्यम से जब किसान परिवार या शिल्पकार बेरोजगार होते तो उनका परिवार संकट में आ रहा था या परेशान हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो सैनिक भी परेशान था। अच्छा, 1857 के विद्रोह के विषय में ये बात भी कही जाती है कि 1857 का विद्रोह वर्दीधारी किसानों का विद्रोह था। तो अब विद्रोह के इतने सारे कारण पहले से विद्यमान थे। भेदभाव होता था, नस्लीय आधार पर भेदभाव होता था, वेतन भत्ते उनको ब्रिटिश सेना के लोगों के बराबर नहीं दिया जाता था, यानी ब्रिटिश सैनिकों के बराबर भारतीय सैनिकों को वेतन भत्ता भी नहीं दिया जाता था। लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो आप सभी जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। किसका प्रयोग? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। माना गया था ये ताकि जो कारतूस राइफल में यूज कर रहे थे उसको प्रयोग करने से पहले उनको दांत से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। और आप सब लोग जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में ना मारे जाने योग्य यानी अघन्या कहा गया है, और वहीं सुअर को मुस्लिम समुदाय में या मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा वर्जित माना गया है, यानी उसका नाम लेना तक वो लोग वर्जित करते हैं, नाम तक अपनी जुबान पे नहीं लेते हैं क्योंकि वो अपवित्र हो जाएंगे। अब गाय और सूअर की चर्बी को उनको अपने दांतों से खोलना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं उनको धार्मिक रूप से भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मान करके फिर 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? पूर्णतः
धार्मिक कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न जो एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है कि सिंगाफो विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो सिंगाफो विद्रोह असम राज्य में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। साथ ही साथ इनको बड़े सारे नव प्रभात का तारा, पूर्वी पश्चिमी के संश्लेषण करता, जैसे बहुत सारे उपाधियों से नवाजा गया है। और साथ ही साथ राजा राममोहन राय के ही प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। और सती प्रथा के अंत के समय पे जो उस समय गवर्नर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, अगला प्रश्न 16वां कि सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में किसका अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो दरअसल कालिदास के द्वारा लिखी गई एक रचना थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में कौन सी संस्था की स्थापना की? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कौन सी किताब धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, उन्होंने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। और उसका जो लक्ष्य था कि ब्रिटिश जनता को भारतीय शोषण से अवगत कराना, जिससे ब्रिटिश संसद ऐसे कानूनों को पारित करने से बंद कर दे या ऐसे कानूनों को पारित करे जो कहीं ना कहीं जिससे भारतीय जनता का शोषण ना हो। तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने लंदन में प्रचार कार्य पर बल दिया था, लंदन की जनता को जागरूक करने का प्रयास किया था, जिससे भारत में हो रहे औपनिवेशिक शोषण से उनको मुक्ति मिल सके। ठीक, अगला प्रश्न जो है, जो शायद ये 2 बार आ चुका है, कि इनमें से औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं थे, तो वो थे प्रफुल्ल चंद्र राय यानी पीसी रे, एक साम्यवादी नेता नहीं थे। साम्यवादी एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कार्ल मार्क्स का यूटोपिया यानी स्वप्नदर्शी सिद्धांत है। यानी साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है कि जब ना राज्य होंगे, सीमाएं नहीं होंगी, सेनाएं नहीं होंगे, लोग अपने विवेक से यानी अपने ज्ञान से ये कार्य करना शुरू करेंगे। और ये बहुत आगे की व्यवस्था है, हालांकि ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं। ठीक, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान कौन सा समाचार प्रस्तुत शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम से एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ उन्होंने जितने भी अन्य किताबों को लिखा, चाहे वो हिंद स्वराज की बात हो, चाहे वो किसी अन्य किताब की बात हो, इनके द्वारा प्रकाशित जो भारतीय समाचार पत्र हैं उन सबको एक बार ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछे। ठीक, अगला प्रश्न कि किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं और जिन्होंने पहली बार आजाद हिंद फौज का गठन किया था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की भी उपाधि इन्होंने ही दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी से की थी। ठीक, अगला प्रश्न, डिकी बर्ड प्लान किससे संबंधित है? डिकी बर्ड दरअसल भारत के अंतिम ब्रिटिश जो गवर्नर या वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन का पेट नेम था, वो था डिकी बर्ड। और लॉर्ड इस योजना को भी, जो माउंटबेटन योजना थे, उसी को डिकी बर्ड योजना कहा जाता है। उसी को ही 3 जून की योजना कही जाती है। उसी को एक और, क्योंकि 2 देशों का बीच का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन का ही अपभ्रंश करके मन बाटन योजना भी इसको कहा जाता है। तो इन सारे कई योजना के नाम से ये योजना जानी जाती है। तो डिकी बर्ड प्लान यानी माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? विभाजन के साथ स्वतंत्रता यानी माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर गांधी को किसने संबोधित किया था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर गांधी को वही ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर या अंतिम वायसराय, जो भी आप कह लें, माउंटबेटन ने उनको संबोधित किया था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, जिन्होंने भारत में प्रेस को फ्री करवाने के लिए बहुत सारे काम किए थे।
अगला प्रश्न जो है कि किसके द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया था? तो भारत सचिव का पद 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि 1857 के विद्रोह की जब कारणों की पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप के कारण ये विद्रोह हुआ है। तो इस व्यवस्था को अंत करने के लिए इससे पहले जो कंपनी के शासन और प्रशासन की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बीओसी यानी नियंत्रक परिषद का गठन सरकार की तरफ से किया गया था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जिसका अध्यक्ष उसका ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। तो 1858 अधिनियम के माध्यम से बड़े पैमाने पर नीतिगत परिवर्तन किए गए, संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। उसमें से एक परिवर्तन ये भी किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत सचिव व उसकी परिषद का पद बनाया गया था, यानी एक नई व्यवस्था वहां पे शुरुआत की गई थी। फिर जिसके माध्यम से अच्छा कुछ कोई मूलभूत अंतर नहीं था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मंत्री होता था, और सेम व्यवस्था लागू की गई कि भारत सचिव भी कौन होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार का ही मंत्री होता था, बस केवल नामकरण में फर्क आया। और इसके साथ साथ 1858 भारत शासन अधिनियम के माध्यम से कंपनी शासन की पूर्णता समाप्ति कर दी गई और भारत के प्रदेशों को अब ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश यानी ब्रिटिश ताज के प्रदेश की संज्ञा दे दी गई। तो जो प्रश्न हमारा था कि किसके द्वारा भारत सचिव का पद बनाया गया, तो भारत सचिव का पद जस्ट 1857 विद्रोह के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम का द्वारा बनाया गया था। किसको खत्म करके बनाया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक परिषद को खत्म करके इस पद को बनाया। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए थे? तो ये भी एक फैक्चुअल प्रश्न है। चित्रकारी के लिए कारखाने अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। तो ये लास्ट प्रश्न था इस सेशन का या इस प्रश्न पत्र का। तो आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक, तो आप लोग यूं ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है फिर